हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या प्लानिंग हुई आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब से हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या ऐसे प्लानिंग्स थी, क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हैज अंडरगॉन मैनी चेंजेस। बहुत सारे बदलाव आए हैं जब से हमारे देश को आज़ादी मिली, क्योंकि ऑब्वियसली पहले हम लोग एक ब्रिटिशर्स का सिस्टम फॉलो कर रहे थे। देन आज़ादी मिलने के बाद हमने चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी शुरू करी। सो इट इज़ लाइक बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, वो सारे हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अगर आप इन सब की बात करें तो सबसे पहला चेंज जो था दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में। अच्छा, ये सीक्वेंस में नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस मैंने डाले हुए हैं, तो आप लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर। ठीक है, सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी, जिसके बारे में आप आज भी पढ़ते हो और आज भी इसके अंदर चेंजेस आते हैं, है ना। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अडॉप्टेड इन 1968। इसको 1968 में अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, जिसमें फोकस था कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपैंड करना चाहिए। यानी इट इज हाई टाइम कि अब हम सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाएं, जितना हो सकता है उसको फैलाएं, एंड हमें इम्प्रूव करना है इट्स क्वालिटी। यानी कि जो उसकी क्वालिटी है उसको भी हम लोग इम्प्रूव करें। सो इट बेसिकली एम्फिसाइज्ड ऑन द एक्सपैंडिंग ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, कि सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा करना है, बढ़ाना है, और जो वो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा करना है, लेवल उसका काफी बढ़ाना है। ये जो पॉलिसी थी, इसने रिकॉग्नाइज किया कि सेकेंडरी एजुकेशन वाज क्रिटिकल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस पॉलिसी ने ये कहा या देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा देश आगे तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली इसके बारे में हमने पहले वीडियोज में भी पढ़ा है कि सेकेंडरी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काफी हद तक रिलेटेड होते हैं। तो इस पॉलिसी ने रिकॉग्नाइज किया कि सेकेंडरी एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। ठीक है, फिर सेकंड पे आते हैं केंद्रीय विद्यालय 1963। केंद्रीय विद्यालय केवीएस वर एस्टेब्लिश्ड इन 1963। तो ये एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1963 में, ताकि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें बच्चों को, या फिर हम बात करते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड। तो केंद्रीय विद्यालय में आपने देखा होगा कि मतलब मैं खुद केवी की पढ़ी हुई हूँ, तो इसमें बेसिकली क्या होता था ना, जो पेरेंट्स जो जल्दी जल्दी ट्रांसफर लेते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, तो हम लोगों को जो जल्दी जल्दी ट्रांसफर लेते हैं उनको आराम से केंद्रीय विद्यालय में मतलब एडमिशन मिल जाता है। ऑब्वियसली मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो इस चक्कर में भी हुआ। तो ये एक वन ऑफ द अप्रोच थी, क्योंकि बार बार ट्रांसफर होने पे नए स्कूलों में एडमिशन लेने में बहुत मुश्किल होती है, बार बार दिक्कत होती है, और प्राइवेट स्कूल में तो बहुत ही ज्यादा मतलब इट इज वेरी हार्ड आप कह सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप एक केवी से दूसरे केवी में जाओगे तो करिकुलम सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अगर आप एक तरीके से पढ़ रहे थे आप किसी और स्कूल में जाओगे तो बिल्कुल नया तरीका हो रहा है, नहीं। ऑब्वियसली कोर्स इधर उधर हो सकता है, चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, बट हर किसी का सिलेबस और हाफ ईयरली का सिलेबस हर स्कूल्स का सेम रहता है ना। सो दीज स्कूल्स फॉलो अ कॉमन करिकुलम एंड प्रोवाइड एजुकेशन अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये जो स्कूल्स हैं ये एक प्रॉपर कॉमन करिकुलम को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर एजुकेशन जिसे कहते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल तक दे सेटअप। तो मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल पे एक प्रॉपर एजुकेशन, और आप अगर बार बार ट्रांसफर ले रहे हो और आप चाहते हो कि भाई आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, सो ये उस हिसाब से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कीवीज हैव एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अराउंड 1200 केवी हैं पूरी कंट्री में। मतलब हमारे अभी इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ये जिस टाइम मैंने आर्टिकल लिखा था उस टाइम का डाटा है, तो आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। बट अराउंड 1200 केवीज इन द कंट्री दे आर सेइंग कि है। ठीक है, नाउ एक्सपेंशन ऑफ नवोदय विद्यालय। फिर 1985 में, देखिए 1963 में केंद्रीय विद्यालय बनाए गए एंड 1985 में नवोदय विद्यालय भी अपने आप में जैसे केवीए वैसे ही है, वो एस्टेब्लिश किया था 1985 में टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू रूरल चिल्ड्रंस। यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो गोल था स्टार्टिंग में वो था। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो अर्बन है कि रूरल है, वो इससे सिग्निफिकेंट नहीं मतलब पता चलेगा। बेसिकली इट इज अबाउट कि किस गोल को लेके स्टार्ट किया था। तो हम एजुकेशन देना चाहते हैं रूरल चिल्ड्रंस को, हम फ्री एजुकेशन देंगे एंड बोर्डिंग फैसिलिटी देंगे टैलेंटेड बच्चों को, यानी जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको हम लोग अच्छी फैसिलिटीज देंगे, एंड
एक और चीज, अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से है तो उन बच्चों को हम लोग फ्री और अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम फैसिलिटीज देने की कोशिश करेंगे। एनवीज ने यानी नवोदय विद्यालय ने भी अपने आप को एक्सपेंड किया है ओवर द ईयर्स, एंड अराउंड 660 नवोदय विद्यालय अभी कंट्री में है। अगेन इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जिस टाइम मैंने आर्टिकल लिखा था उस टाइम पे ये डाटा था। ओके, देन कम्स वोकेशनल एजुकेशन। Vocational education was introduced in the secondary education system in the 1970s. See, आपने अभी आप ज्यादा पढ़ रहे हैं एज एमएड और बीएड में, तो आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पता चल रहा है, बट सोचो ये कितने टाइम पहले से था। ठीक है, अभी हम थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं कि हाँ वोकेशनल वोकेशनल, बहुत सारे स्कूल को तो दिखता ही नहीं है कि वोकेशनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन द 1970, ताकि बच्चों को जो जरूरी स्किल्स हैं, जो नेसेसरी स्किल्स हैं, वो हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। दिस वाज एक्सपैंडेड इन द 1980s एंड 1990s। उसको फिर और बढ़ाया गया था, जिसमें हमने कई सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज डाले जिसमें हम लोग बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाते थे, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाते थे, हेल्थ के बारे में पढ़ाते थे। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ ये वोकेशनल का यहाँ पे मतलब क्या होता है। देखिए, आप जब 11th-12th करते हैं या फिर आप 10th करके निकलते हैं, आप 11th-12th करते हैं, 11th-12th के बाद आपका गोल होता है कि मुझे नीट में जाना है, नीट का पेपर देना है, इंजीनियरिंग का पेपर देना है, एजुकेशन स्ट्रीम में जाना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया ना, आप कोर्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, वोकेशनल का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर ऐसे स्किल्स डाल देना। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो 10th के बाद कई पॉलिटेक्निशियन या किसी ऐसी चीजों में चले जाते हैं या ऐसे कोर्स कर लेते हैं जिससे डायरेक्टली उनको 11th-12th उनकी होती रहेगी, या 11th-12th के बाद डायरेक्टली वो ऐसा पढ़ते हैं कि भाई उनके स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो स्किल्स से क्या होगा ना, उनको जॉब लेने में बड़ी आसानी होगी। सो ये वोकेशनल एजुकेशन का गोल होता है कि बच्चों के अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हो जाएं कि उन्हें फ्यूचर में जॉब के लिए ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, उनके लिए मार्केट में जॉब अवेलेबल हो, जैसे ही वो पढ़ के निकले उनके लिए जॉब तैयार हो। और दूसरी चीज, इसका ये भी बेनिफिट होता है कि इससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर सब लोग अच्छा कमाएंगे तो हमारा देश तो ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा ही। ठीक है, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। देन नेशनल ओपन स्कूल, दैट इज 1989। नेशनल ओपन स्कूल एनओएस, आपने ओपन स्कूल्स के बारे में सुना होगा, 1989 में प्रोवाइड किया था ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट ले लिया। नहीं, कई बार कई लोग प्रिपरेशन के चक्कर में ड्रॉप आउट लेते हैं, कई लोगों के साथ सच में मजबूरी होती है कि दे कांट गो टू अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, कुछ भी कह लीजिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एंड वो फिर रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एनओएस है, नेशनल ओपन स्कूल है, ये उन्हें कोर्सेज ऑफर करता है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, एंड उसका जो करिकुलम है वो डिजाइन किया गया है टू केटर टू द नीड ऑफ लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। फिर से सुनिए, द एनओएस ऑफर कोर्सेज एट द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, और उसका जो करिकुलम है वो डिजाइन किया गया है किस चीज के हिसाब से, ताकि जो लर्नर्स हैं उनकी नीड को हम लोग पूरा कर सके। ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो। देन सर्व शिक्षा अभियान 2001, ये एसएसए बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। 2001 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दें सारे बच्चों को, जो बच्चे 6 साल से लेके 14 साल की उम्र के, मतलब उम्र है जिनकी ना। अब होता क्या है ना, बेसिकली देखो, कई लोगों के घर में पैसा नहीं है, तो अब उनके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं या वो खाना खा लें। तो वो खाना खाएंगे, ऑब्वियसली सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि बच्चों को केवल और केवल सिर्फ पैसे के चक्कर में कि भाई एजुकेशन महंगी पड़ रही है, उन्हें ड्रॉप आउट ना लेना पड़े, वो अपना स्कूल आते रहे। इनफैक्ट ऐसी कई सारी स्कीम्स भी चल रही है जिससे उनको खाना स्कूल में मिल जाएगा, आपको पता ही है एमडीएम के बारे में। तो वो क्या करते हैं ना, इससे क्या फायदा होता है, बच्चे स्कूल में आते हैं एंड वो आते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता है एजुकेशन फ्री है, वील गेट द फूड। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में हमने ये गोल करा, मतलब हमने ये डिसाइड करा कि भाई 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों के बीच में हम उन्हें फ्री एजुकेशन देंगे एंड कंपलसरी एजुकेशन। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इस प्रोग्राम में एम था कि बच्चों को एक्सेस एजुकेशन मिले एंड जो रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स है, यानी बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, वो कम हो जाए। एसएसए ने फोकस किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने पे। ठीक है, जैसे कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, हम चाहेंगे कि टीचर्स ट्रेन हो ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, और करिकुलम वही पुराने से करिकुलम फॉलो नहीं करेंगे, उसके अंदर चेंजेस लाएंगे ताकि बच्चों को भी समझ में और अच्छा लगे।
देन कम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट पास हुआ था 2009 में, जिसमें एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बताया था। आपको पता है ना, फंडामेंटल राइट मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे राइट्स हैं जो हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मिलते हैं, वो राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब अगर राइट टू वोट की बात करूं, कोई भी पर्सन, मतलब ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप कहाँ वोट कर सकते हो क्या नहीं, बट आपको हक है कि आप वोट कर सकते हो अगर आप एक सर्टेन एज ग्रुप पे पहुंच जाते हो। तो सेम राइट टू एजुकेशन को एक कंपल्सरी चीज बना दिया कि इट्स अ फंडामेंटल राइट, ये बच्चों का राइट है जो बच्चे 6 to 18 मतलब सॉरी 6 to 14 की एज ग्रुप के बीच में आते हैं। RTE एक्ट एम टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसने क्या किया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने के बारे में बात करी हर बच्चे को हर कंट्री में, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेबरहुड स्कूल्स एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन टीचर, कि हम आसपास में स्कूल स्थापित करेंगे एंड साथ के साथ ट्रेन टीचर्स को हायर करेंगे इन स्कूल्स के अंदर। सो दैट वाज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देन कम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सी, ये सारी चीजें आपने थोड़ी बहुत बीएड में पढ़ी और एमएड में बहुत बार आप पढ़ेंगे, रिपीटेडली बार बार सेम चीजें पढ़ेंगे। सो RMSA लॉन्च हुआ था 2009 में, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। किन बच्चों को, सेकेंडरी एजुकेशन मतलब बड़े बच्चे होगा, 9 to वाले तो नहीं होंगे, 14 to 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप में बच्चे आते हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, ये यहाँ पे गोल था। RMSA एम्स टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो एक सिंपल सी बात है, जब आप एजुकेशन की बात करते हो तो सिर्फ नाम से नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा देना पड़ेगा। आप सोचो आप एक स्कूल में जा रहे हो जो बहुत ही गंदा है, वॉशरूम्स बहुत गंदे हैं, तो आपका मन ही नहीं करेगा वहां पढ़ने जाने का। और हम ऐसे अगर फैसिलिटीज दें तो बच्चों का खुद मन करेगा कि मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है, मुझे आना चाहिए। सो RMSA ने एम किया इंप्रूव करने पे किस चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्कूल, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पे एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रमोट करने के ऊपर, ठीक है। देन कम्स नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दैट इज NSQF 2013। ये जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, एक कॉमन रेफरेंस फ्रेमवर्क फॉर ऑल वोकेशनल क्वालिफिकेशन इन द कंट्री। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्रेमवर्क करा कि बेसिकली एक कॉमन रेफरेंस फ्रेमवर्क है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है जो जॉब से रिलेटेड है, वोकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके लिए कि कॉमन, सबके लिए कॉमन ढांचा रहेगा। NSQF का एम था कि वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारा जिस तरह से हम वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमारा अलाइन करे नीड ऑफ द इंडस्ट्री के साथ। तो सपोज मैं आपको एक बात कहती हूँ, आपको कोई स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप इसके बाद आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओगे एंड आप चीज़ों को ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो लेकिन अगर वो हमारा जो इंडस्ट्री है उसके साथ, या किस तरह से हमें एम्प्लॉयज को रखना है उसके साथ, वो अलाइन ही नहीं कर रहा आपका कोर्स, तो आपको इतना पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए NSQF जो था उसने ये श्योर किया कि एक प्रॉपर सेम फ्रेमवर्क हो जो सब लोग फॉलो करें, एंड ये NSQF एम टू अलाइन द वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम विद द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। जो नीड है इंडस्ट्री के उसके साथ अलाइन करेगा। नाउ समग्र शिक्षा अभियान, दैट इज 2018 में आया। द समग्र शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन 2018 बाय मर्जिंग, ध्यान से सुनिए, सर्व शिक्षा अभियान RMSA एंड द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें हमने एक अभियान जोड़ दिया, तीन चार अभियान जोड़ दिए एक अभियान बनाने के लिए, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान जो ऊपर पड़ा है, RMSA जो अभी हम पढ़ के चुके हैं, एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें हम लोग बात करते हैं टीचर को एजुकेट करने की, ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। इन सब चीजों को हमने मिला दिया। सो सी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग हुई है, बट दीज आर वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स, या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद स्टार्ट हुए और जिसने एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी तरफ से सर्च करके यू कैन राइट मोर ऑफ दिस, बट ओवरऑल ये आपका समरी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन क्लिक कर लीजिए, एंड साथ के साथ आप लोग को ये सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, दैट इज प्रेप विद हर्षिता। वहां पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं। साथ के साथ प्लेलिस्ट में और वीडियोस भी हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपको काम की लगे वीडियो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।